वेलकम बैक स्टूडेंट। आपका एक बार फिर से स्वागत है साइंस राइजर की क्लास के अंदर। और आपका अगला बैच होगा जिसकी सेकंड क्लास है। बैच का नाम है शंखनाद और इसके अंदर हम कंप्लीट नीट का क्रैश कोर्स लेंगे, जिसके अंदर हम पहला लेक्चर देख चुके हैं। अब दूसरे लेक्चर में हम एरर के बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिले। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एरर इन मेजरमेंट। मैं आपको ये बात पहले ही कह चुका हूं कि सारे वो कंसेप्ट साथ साथ क्लियर करेंगे जिन कंसेप्ट के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और कहां आप मिस्टेक करते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन किसी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। बेसिकली ये पूरा का पूरा कोर्स हम जो लेके चल रहे हैं वो नीट के लिए है, इसलिए नीट के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होंगी और किस तरह से कौन सी प्रॉब्लम आती है उनके बारे में डिस्कस हम करेंगे। एरर का मतलब क्या होता है और मेजरमेंट्स में एरर की मतलब जो हम बात करते हैं वो क्या है। अगर हम इसका थोड़ा सा रिकैप लें, लास्ट टाइम मैंने एरर के बारे में आपको बता भी दिया था। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक स्केल है। अगर हम स्केल की बात करते हैं और इस स्केल के अंदर ये जो मार्क है ये 0 का है, इसके बाद 1 2 3 4 और ये पांचवा डंडा हो गया बड़ा, इस पर फिर से 1 2 3 4 और ये पांचवा डंडा बड़ा। ये डिनोट कर रहा है 1 सेंटीमीटर को। जो आप जनरली स्केल यूज करते हो 15 सेंटीमीटर का, उस स्केल की हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस स्केल की बात करें तो इस स्केल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि 0 से लेके 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 मार्क्स बने हुए हैं, जिसको आप 10 डंडे भी कह सकते हो। 4 ये, एक पांचवा ये, छठा सातवां आठवां नौवां 10वां। और जब इस 10 डंडे जो है डिनोट कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर को, जो हमारे 10 मार्क हैं वो किसको डिनोट कर रहे हैं? 1 सेंटीमीटर को। तो जो 1 मार्क है वो किसको डिनोट करेगा? 1/10। जैसे आप बचपन में यूनिटरी मेथड अपनाते थे, जैसे 10 रुपए की टॉफी आती है 20, तो 1 की कितनी आएंगी? 10/20, इस प्रकार। तो 10 जो मार्क्स हैं वो डिनोट करते हैं 1 सेंटीमीटर को। तो 1 किसको डिनोट करेगा? 1/10, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 0.1 सेंटीमीटर। ये मैंने रिकैप करवाया है। इसी क्वांटिटी को, इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट बोलते हैं, जो लास्ट टाइम हमने डिनोट किया था। इसी को हम क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट कहते हैं। और अलग अलग स्केल का, वर्नियर कैलिपर का, स्क्रू गोज का, स्फीरियोमीटर का, स्टॉप वॉच का, सभी का लिस्ट काउंट मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, जो एग्जाम में छपा हुआ प्रश्न है जहां से क्वेश्चन आता है। अब हम क्या करते हैं, इसी स्केल की मदद से हम किसी लेंथ को मेजर करते हैं। मान लिया जाए मैं कहता हूं कि ये जो आपका वायर है इसकी लेंथ को मेजर कीजिए, और मुझे इसका पता है कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल जो वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर। इस बात का मुझे पता है। अब पहले स्केल से मेरे पास 3 स्केल हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। मैंने 3 अलग अलग स्केल को लिया हुआ है और तीनों अलग अलग स्केल से हम इसको मेजर करके देखेंगे। जब पहले स्केल से मेजर करते हैं तो बच्चे ने बताया कि इसकी जो ये लेंथ है वो है 9.9 सेंटीमीटर। दूसरे ने बताया 9.95 सेंटीमीटर और तीसरा बच्चा बताता 10.05 सेंटीमीटर। अब आपको यहां देखने को मिलेगा कि तीनों स्केल से जो मेजरमेंट की है उसमें और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उन दोनों में फर्क है। इस वैल्यू को इसकी क्या कहेंगे? मेजर्ड वैल्यू। इसको बोला जाता है मेजर्ड वैल्यू और इसको क्या बोला जाता है? एक्चुअल। जो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के अंदर डिफरेंस आया है, उसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। देखिए, एक्चुअल वैल्यू तो 10 सेंटीमीटर थी और जो मेजर्ड वैल्यू है 9.9 सेंटीमीटर है, इसलिए दोनों वैल्यूज में कोई ना कोई डिफरेंस है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। देखो, ये 10 है, ये 9.9 है और लेंथ वही है, इसलिए इस एक्चुअल वैल्यू और इस मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है उसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। और मेजरमेंट्स में जो हम मेजरमेंट करेंगे, जैसे कि हम किसी के लेंथ को मेजर करते हैं या किसी के डायमीटर को मेजर करते हैं या किसी के टाइम को मेजर करते हैं या टेम्परेचर को मेजर करते हैं, वहां पे जो एरर आएगी, जो डिफरेंस आएगा किस किस के अंदर? एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के अंदर जो डिफरेंस आएगा उसी को हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। अब आपको एक बात मैं समझा दूं, मैं इस बात को डायरेक्ट ये भी बोल सकता था कि जो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है उसी को हम क्या कहते हैं? एरर। पर मैंने ये सब कुछ इतना बड़ा प्रकरण क्यों किया है? क्योंकि इन बातों के ऊपर ही
न्यूमेरिकल बन के आते हैं। और कैसे बन के आते हैं उसके सैंपल इसी लेक्चर के अंदर हम आगे देखेंगे और कैसे वहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब इसके बाद एरर को अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया गया है। अगर मैं एरर को भाग करूं तो एक हमारे पास होता है सिस्टमैटिक एरर और दूसरा हमारे पास होता है रैंडम एरर। ये दो एरर है। जो इंपॉर्टेंट एरर है हम उन्हीं की बात करेंगे। वैसे तो बहुत एरर होती हैं पर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एरर है हम उन एरर की बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे कौन सी ली, एक तो सिस्टमैटिक एरर और दूसरी हमने बात की है रैंडम एरर की। अगर मैं यहां से सिस्टमैटिक एरर की बात करूं तो सिस्टमैटिक एरर कौन सी होती है, जिसके एरर का कारण हमें पता हो। अगर मुझे पता है रीजन ऑफ एरर इज नोन, रीजन ऑफ एरर इज नोन, हमें पता है कि उस मेजरमेंट के अंदर एरर किस प्रकार से आई है, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। और जिसका रीजन नहीं पता होता उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। दो बातें, इसी बात के ऊपर क्वेश्चन छपा हुआ है, इसी बात के ऊपर नीट में क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर कौन सी है, सिस्टमैटिक एरर वो है बच्चा पार्टी जिसके एरर का रीजन हमें पता हो। कैसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, मान लिया जाए आपके पास स्केल है ये। अब आप ये बात देख लेना, 4 या 5 अलग अलग स्केल इकट्ठे कर लीजिए। जब आप सभी स्केल्स को देखोगे और उससे लेंथ को मेजर करोगे तो सारे के सारे स्केल अलग अलग लेंथ को मेजर करके दिखाएंगे। जैसे अभी अभी मैंने एग्जांपल लिया था आपके सामने पीछे कि हमने 3 स्केल लिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्केल 9.9 सेंटीमीटर, दूसरा 9.95 सेंटीमीटर और तीसरा 10.05 सेंटीमीटर। मैं इसलिए इन सब एग्जांपल को इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि ये सब करने के बाद आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं बोर्ड में आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट में आते हैं वो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएंगे। अब जब तीनों की बात कर रहे हैं तो तीनों स्केल्स ने अलग अलग मेजरमेंट शो की है। इसी प्रकार मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस है उसको एरर कहते हैं और सभी जो स्केल्स हैं उनमें खुद का एरर होता है। अब हमें पता है कि स्केल में जो एरर है और उसका रीजन हमें पता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर कहते हैं, क्योंकि इसके रीजन का हमें पता है। और दूसरा जो हमारे पास हो सकता है, दूसरा जो इंसान उसके ऊपर काम कर रहा है, यानी कि जैसे कि मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं और मैं उस मेजरमेंट के लिए काम कर रहा हूं, तो जब मैं उस मेजरमेंट के लिए काम करता हूं तो मेरी केयरलेसनेस के कारण अगर मैं उसको अच्छे से रीड नहीं कर पा रहा हूं या मेरे को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छे से रीडिंग नहीं ले पा रहा हूं, तो उसके कारण भी उसके अंदर क्या आ सकती है, एरर आ सकती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। देखिए बच्चा पार्टी, इस बात का आप ध्यान रखिए कि जो भी ये प्रकरण चल रहा है और जितना भी मैं आपको यहां करवाऊंगा, बिल्कुल अच्छे अच्छे मेन पॉइंट आपके सामने यहाँ पे मैं जो है कन्फेस करूंगा और वो पॉइंट आपके लिए लेकर आया हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सारे बिंदु, एक एक बिंदु, और जो क्वेश्चन छप सकता है और जो क्वेश्चन छपे हुए हैं वो सभी की हम बात करेंगे। बस आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा भी इससे हौसला बढ़ेगा। तो इसका मतलब सिस्टमैटिक एरर कौन सी, जिसका रीजन हमें पता हो। स्टेटमेंट में छप के आया था कि सिस्टमैटिक एरर कौन सी है और उसमें नीचे आपको ये ऑप्शन मिल गए थे। कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इतने आसान भी दिए जाते हैं एग्जाम के अंदर ताकि जो बच्चा तैयारी नहीं करके आया उसको भी लगे मैं एग्जाम देके आया हूं। अब देखिए इसके बाद दूसरी बात करते हैं, सिस्टमैटिक एरर के बाद हमारे पास कौन सा था, रैंडम एरर। रैंडम एरर, अगर हम सिस्टमैटिक एरर की बात करेंगे, रैंडम एरर, रैंडम एरर का मतलब कहीं से भी एरर हो रही है, आपको भी पता, रीजन ही नहीं पता। अब आप किसी सिस्टम की बात कीजिए, मान लीजिए आप अपने मोटर बाइक की बात कीजिए। अब मोटर बाइक आपकी स्टार्ट नहीं हो रही है और उसके अंदर कोई ना कोई एरर है। अब कई बार क्या होता है कि आप जैसे ही मिस्त्री के पास लेके जाओगा तो वो उसको फाइंड आउट करके और बता देगा कि यहाँ पॉइंट है। कई बार क्या होता है कि मिस्त्री को भी ये समझ नहीं आता है कि इसमें एरर है कहाँ या इसमें फॉल्ट है कहाँ। बार बार वही चीजें शो कर रही है बाइक और मिस्त्री ने अपना पूरा जो है इसमें उसके ऊपर दे दिया। पर उसके बाद क्या कहता है कि इसका इंजन बदलना पड़ेगा या इसका ये पूरा पार्ट ही बदलना पड़ेगा, इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इसलिए वो रैंडम एरर है जिसका हमें रीजन ही नहीं पता क्या होता है। तो जिसका हमें रीजन मालूम नहीं होता, रीजन अननोन, रीजन अननोन, जिसका रीजन हमें नहीं पता उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। और इसी रैंडम एरर से ही बहुत बातें जन्म लेती हैं। जो आपके सामने ये रैंडम एरर है, इसी एरर से बहुत बातें जन्म लेती हैं। मैं आपको बात बताऊं, मान लिया जाए
रैंडम एरर है और मैं यहां पे किसी लेंथ को मेजर करना चाहता हूं, सपोज कीजिए लेंथ है, और मुझे पता है कि इस लेंथ की जो वैल्यू है वो कुछ वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, और मैं बार बार जब एरर को मेजरमेंट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, मान लिया जाए हमारे पास कोई एक स्केल है और उस स्केल से मैंने इसको मेजर किया, जब मैं पहली बार मेजर कर रहा हूं तो आई 10.05 सेंटीमीटर, दूसरी बार मेजर किया 10.1 सेंटीमीटर, तीसरी बार मेजर किया 9.95 सेंटीमीटर, चौथी बार मेजर किया 9.99 सेंटीमीटर, इस प्रकार से आ गई। हर बार जब भी मेजरमेंट कर रहा हूं तो आपको एक बात नजर आ रही होगी कि इन सभी मेजरमेंट के अंदर कुछ ना कुछ गैप है, और ये सारी मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू। आपको भी पता है एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। ये आपको मैं अच्छी भली बात समझा चुका हूं। अब 10.05 सेंटीमीटर, 10.1 सेंटीमीटर, 9.95 सेंटीमीटर, 9.9 सेंटीमीटर, अगर यही एरर सिस्टमेटिक होती, देखिए समझिए, ये सेम काम सिस्टमेटिक एरर के साथ होता तो इसका रीजन हमें पता होता। अगर मुझे इसका रीजन पता है तो मैं उस रीजन को रिमूव कर सकता हूं, मतलब उस एरर को खत्म कर सकता हूं। पर हम किस में आ गए, रैंडम एरर में। जब हम रैंडम एरर में आ गए तो रैंडम एरर में हमें इसका रीजन नहीं पता, अगर रीजन नहीं पता तो हम इसको ठीक नहीं कर सकते, तो इंस्ट्रूमेंट ये जो एरर है ये तो शो करेगा। अगर ये एरर शो करेगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डिक्रीज करने के लिए इसका मीन ले सकते हैं, यानी कि ए मीन। जैसे हमारे पास इस वैल्यू को मैंने क्या बोल दिया, A1, इस वैल्यू को क्या बोल दिया A2, इस वैल्यू को क्या बोल दिया A3, इस वैल्यू को क्या बोल दिया A4। मैथ के अंदर आपको मीन लेना आता होगा, सभी को नहीं आता तो मैं सिखा देता हूं। तो हम इस सब का क्या लेंगे, मीन लेंगे। कैसे मीन लेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4। मीन ऐसे लेते हैं, जितने नंबर हैं ऊपर सभी का सम और भाग में क्या करना है, जितने नंबर्स हैं। तो यहां 4 नंबर थे, 4 का सम भाग में 4। अब हम क्या करेंगे, इन चारों नंबर को जोड़ के और 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये मुश्किलात हो गई है, हमें नहीं पता चल रहा है कि जब हम एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस क्रिएट करें, जिसको एरर कहते हैं, एरर निकालें, तो 10.05 लूं या 10.1 लूं या 9.95 लूं या 9.99 लूं, तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब इसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमने एक तरीका ढूंढ लिया, वो तरीका क्या है, हमने इन सभी का मीन ले लिया। अब मीन ले लिया तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, भाग में क्या हो गया, 4 हो गया। तो इस प्रकार इस एरर को कम करने के लिए, देखो खत्म तो नहीं की जा सकती, रिड्यूस की जा सकती है, और वो कैसे रिड्यूस की जा सकती है उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। उसको रिड्यूस करने के लिए हम इन सभी का क्या ले लेते हैं, मीन ले लेते हैं, इस प्रकार से। यहां तक रैंडम एरर के बारे में आपको समझ आ गया होगा। रैंडम एरर, एरर क्या होती है, सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, इस बात को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। बट बेटा देखिए, आप इस बात को ध्यान में रखिए कि नीट का जो फिजिक्स का सिलेबस होता है और मैक्सिमम बच्चे जो स्कोर डाउन रहा है, मैंने आज तक देखा है कि जब भी मैं किसी बच्चे से बात करता हूं, एस्पिरेंट से बात करता हूं, तो वो कहते हैं कि नीट में हमारे सबसे ज्यादा जो कम स्कोर होता है वो फिजिक्स सब्जेक्ट में ही होता है। मैं आपको बात बता दूं कि कई बच्चे ऐसे सोचेंगे कि सर बहुत ही माइन्यूट चीजें उठा के चल रहे हैं और ये माइन्यूट चीजें हमारे किसी काम की नहीं है। तो विश्वास कीजिए स्टूडेंट्स, दोस्तों विश्वास कीजिए कि जो ये माइन्यूट चीजें हैं यही आपको जिताएंगी। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं कि हर बात, अब जो ट्रेंड है क्वेश्चंस का चेंज हो गया है, वहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर आपका एक क्वेश्चन भी छूट जाता है तो आपके 4 नंबर जाते हैं, और वो गलत हो गया तो 1 नंबर माइनस, यानी कि 5 मार्क्स। इसलिए ये क्लासेस आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट हर एक बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले कहीं से कोचिंग ली है, आपने कंप्लीट कवर भी कर लिया है, तो आपको तैयारी को बूस्ट करने का सबसे अच्छा जो है यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। और आपको पता है कि मैं बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल स्पष्टवादी हूं और डायरेक्ट आपको सीधी बात कहता हूं कि मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं आपको कह दूंगा कि ले भाई ये काढ़ा बना दिया मैंने, ये चोटी निकलाएगी आपको फिजिक्स की। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप मेहनत करोगे, हाँ जो दिशा है, जो डायरेक्शन मैं दे रहा हूं, उसमें मैं गारंटी लेता हूं कि जो क्वेश्चन आपको बताए हैं उनसे बाहर कहीं नहीं आएगा, वहीं से प्रश्न पत्र आएगा। इस बात के लिए आप जो है निश्चिंत रहें। अब इसके बाद एरर की टाइप हम यहां पे बात करते हैं, और वो रैंडम एरर में ही आती है, क्योंकि उनके रीजन का हमें नहीं पता, कैसे वो एरर डेवलप हुई है उसके अंदर नहीं पता, हम उसको रिमूव भी नहीं कर सकते। सिस्टमेटिक होती तो हम उसको रिमूव कर सकते थे। इसके बेस के ऊपर सबसे पहली जो एरर हमारे पास आई वो आई एब्सोल्यूट एरर। हमने इनको डिवाइड कर दिया, एरर को
रैंडम एरर को डिवाइड कर दिया एब्सोल्यूट एरर में। दूसरी हमारे पास हो जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। ये सारी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से कर लें, ठीक है। और तीसरी हमारे पास हो गई रिलेटिव एरर, और चौथी हमारे पास हो गई जिसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज। इसको रिलेटिव को फ्रैक्शनल भी कहते हैं भाई, इस रिलेटिव को फ्रैक्शनल भी कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर। और लास्ट में हो गई परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, ये चार तरह की हमारे पास एरर आ गई है, और ये चारों तरह की एरर ही बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसलिए एक एक करके हम इस एरर को समझेंगे, और इसके बाद लास्ट कंसेप्ट आपका डायमेंशन का होगा, साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। 2-3 लेक्चर करके एक पूरी की पूरी वीडियो में एक पूरे के पूरे यूनिट को कवर कर रहा हूं, और सारे एस्पेक्ट ले रहा हूं, यानी कि वो सारी बातें, वो सारे बिंदु जो आपके सिलेबस के अंदर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारा कंपाइल्ड सिलेबस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो 1 बाय 1 करके बात करते हैं, इसलिए मैं इन सभी को यहां से हटा देता हूं। सबसे पहली एरर की बात करेंगे, तो यहां पे जो एरर है वो होता है किस किस का डिफरेंस, दैट इज ट्रू एरर का माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यहां वैल्यू आएगी, इसलिए ट्रू वैल्यू और माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। इस प्रकार से हो, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे, इसी को समझ लिया तो सारी बातें आपकी कवर हो जाएंगी, सारी एरर्स खत्म हो जाएंगी। साथ में सबसे पहले हम ट्रू जिसको बोलते हैं, इसी को हम कई बार ए मीन भी बोल देते हैं। ए मीन, स्मॉल ए मीन से होती क्या है ये, मान लिया जाए हमारे पास a1 प्लस में a2 प्लस में a3, और ऐसे करते करते हमारे पास कितनी है, an है, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, n होगा। ये सभी के मीन निकालने का तरीका होता है। इस बात को थोड़ा सा समझिए, मान लिया जाए हमारे पास एक मेजर्ड वैल्यू है, और उस मेजर्ड वैल्यू के अंदर एरर उत्पन्न हो गई है, और एरर होने के बाद हमने क्या किया, उसके अंदर से बहुत सारी रीडिंग ली, जैसे a1 रीडिंग, a2, a3, जिसको हम मेजर्ड वैल्यू कहते हैं पहले की। कैसे, देखिए आइए, जैसे हमने इसको a1 बोला था, इसको a2 बोला था, इसको a3, a4, और इन सभी का समेशन करके डिवाइडेड बाय 4 कर दिया था, तो क्या निकाल लिया था, ए मीन निकाल लिया था। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस ट्रू वैल्यू बोल देते हैं, इस ए मीन को बोल देते हैं, इसलिए a1, a2, a3 ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, an तक, और डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, हम n कर लेंगे, ठीक है। ऐसा करने के बाद हमारे पास a मीन की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब जो हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, देखिए एब्सोल्यूट एरर इस प्रकार से होगी। देखो ये एब्सोल्यूट एरर है, और ये कैसे आई, जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है ट्रू, उसमें से हमने किसको माइनस कर लिया, मेजर्ड वैल्यू को, और मेजर्ड वैल्यू कितनी है, a1 है, a2 है, a3 है, an है, और इन सभी का मीन ले लिया, जिसको हमने डिवाइड बाय क्या कर दिया, n, और जिसको क्या बोलेंगे हम, am बोलेंगे। अगर एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, जिसको लिखते हैं हम डेल्टा ए से, अगर डेल्टा लग गया तो एब्सोल्यूट, और खाली ये रहा तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू कहते हैं। तो डेल्टा a1 किस प्रकार से आएगा, a मीन माइनस a1, ठीक है। जो इन सभी का मीन निकाला है, जिसको a मीन बोल दिया, उसमें से किसको माइनस कर दो, a1 को, इसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा a1। डेल्टा a2 किसको कहेंगे हम, a मीन माइनस a2 को कहेंगे। डेल्टा a3 किसको कहेंगे हम, दैट इज इक्वल टू a मीन माइनस a3 को कहेंगे हम। इसी प्रकार करते करते अगर हमें डेल्टा a1 की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको क्या कहेंगे, a मीन माइनस an। ये जो आपके सामने चली आ रही है, ये सारी की सारी क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम a मीन निकालेंगे, और उस a मीन में से जो अलग अलग मेजर्ड वैल्यू है,
अब कई बार क्या होता है, इस ट्रू वैल्यू को कहीं पे एक्चुअल वैल्यू लिख देता है, अलग अलग टर्म से डिनोट कर देता है, उसमें आपको पजल होने की जरूरत नहीं है। अलग अलग बुक अलग अलग तरह से लिखती है इसको। बस आपको फोकस किस बात पे करना है, आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए, जो आपके पास a1 वैल्यू, a2, a3, an वैल्यू है, उसका मीन निकाल लीजिए। उसका मीन हो गया हमारे पास a मीन, ठीक है। उस a मीन में से a1 माइनस कर दिया तो पहली एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, a2 को माइनस किया तो दूसरी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, a3 को माइनस किया तो तीसरी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, और an को माइनस कर दिया तो nth एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। अगर इन सभी एब्सोल्यूट वैल्यूज का मीन निकाल दूं, क्या था ये, तो एब्सोल्यूट एरर थी। एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका आपके सामने मैंने फाइंड आउट कर दिया है। जितनी भी आपको नंबर दे, मान लिया जाए आपको 4 रीडिंग दे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो 4 रीडिंग का मीन निकाल लीजिए, पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी प्लस चौथी डिवाइडेड बाय में 4, वो आ जाएगा आपका am। अब am में से पहली घटाओगे तो डेल्टा a1, am में से दूसरी घटाओगे तो डेल्टा a2, am में से तीसरी घटाओगे तो डेल्टा a3, और nth में से घटाओगे तो a। इस प्रकार अगर मैं इन सभी जो आपके सामने रखी हुई वैल्यूज हैं, ये आपके सामने जो सारी रखी हुई वैल्यूज हैं, ये रही कौन सी, ये वाली, जैसे कि डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2, और ऐसे करते करते हम कहां तक पहुंचे, डेल्टा an तक, और डिवाइडेड बाय क्या कर दूं मैं, n कर दूं। तो इस पूरी की पूरी क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा am लिख सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। इस पूरी को हम क्या कहेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। देखिए इस पूरी क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, डेल्टा am कहेंगे, और इसी का नाम क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। आपको दो एरर करवा दी है, पहली एरर एब्सोल्यूट थी और दूसरी एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ, जो भी आपने डेल्टा a1 निकाला था, डेल्टा a2 निकाला था, डेल्टा an निकाला था, जिसको क्या कहा था, एब्सोल्यूट, उन सभी का मीन ले लिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपको जो भी वैल्यू दी है वो इन पे ध्यान दीजिए, वहां अलग अलग टर्म कभी भी कहीं किसी बुक में लिखी जा सकती है। आपको वो वैल्यू देगा, कहेगा कि a1 की वैल्यू इतनी है, a2 की इतनी, a3 की इतनी, तीन टर्म दे दी, डिवाइडेड बाय में 3 करके आप क्या निकल लीजिए, ए मीन निकाल लीजिए। इसमें से पहली टर्म को माइनस कीजिए, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट, एब्सोल्यूट एरर सेकंड, एब्सोल्यूट एरर थर्ड। फिर कहेगा इसका मीन निकाल लीजिए, तो इन सभी का मीन करोगे तो क्या हो जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी। अब बात करते हैं हम रिलेटिव एरर की या फ्रैक्शनल एरर की। नेक्स्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगी रिलेटिव एरर, या इसी को बोला जाता है फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर या फिर इसको क्या बोला जाता है, फ्रैक्शनल एरर बोला जाता है। अब रिलेटिव का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से रिलेशनशिप। रिलेटिव एरर का मतलब होता है रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट इज डेल्टा एम। इसकी डेफिनेशन जो है मैं साथ साथ बोल रहा हूं, क्योंकि ये नीट का बैच है, क्रैश कोर्स का बैच है, इसलिए ज्यादा डेफिनेशन पे मैं लिखूंगा नहीं, आपको बता दूंगा। डिवाइडेड बाय में ए मीन, इन दोनों के रेशियो को, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन एरर। अब देखिए एक नाम और आ गया, मैंने अभी भी बताया था, इसको कई बार क्या भी लिख देगा वो, मीन एरर भी कह देगा, इसको मीन एरर भी बोल देगा, इसलिए आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रोसीजर पे ध्यान रखना है। अभी अभी हमने क्या निकाला था, मीन एब्सोल्यूट एरर, और पहले कौन निकाल चुके हैं, मीन एरर। इसी को क्या कह सकते हो, मीन एरर कह सकते हो, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन एरर, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं भाई, इन दोनों के रेशियो को रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर के नाम से जाना जाता है। लास्ट जो हो जाएगी वो हो जाएगी परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर क्या होती है, जो आपके पास रिलेटिव आ रहा है, दैट इज डेल्टा am भाग में am, इसके गुणा में क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस प्रकार हो जाएगी। तो चार टाइप की एरर बताई,
सबसे पहले आपको मीन जो है एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका पता होना चाहिए। उसके लिए आपको जितनी भी वैल्यू दी है उसका मीन निकाल लीजिए और उसमें से पहली को माइनस कीजिए, दूसरी को, तीसरी को और ऐसे ऐसे nth टर्म को, जिसको मीन एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। और इन सभी का मीन निकाल लिया तो मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन एरर के रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। और गुणा में उसके 100 कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, परसेंटेज एरर बोलेंगे। इस प्रकार से आपको 1 बाय 1 करके प्रत्येक बात को कवर अप करना है और प्रत्येक बात को जो है शो करना है। और ये सारी बातें एक एक मैंने बता दी, इसके न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास डायमेंशन ऑफ जो फिजिकल क्वांटिटी। इसमें थोड़ा सा ये जो यहाँ पे टाइप हो गया है, ये डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सारी बातें वहीं से लेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेकार की बातें नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा जो बैच चल रहा है वो नीट के क्रैश कोर्स का है। 50 डेज के अंदर हमें इसको कवर अप करना है, इसलिए जो मेन बातें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर मैं अब इसकी बात करता हूं तो देखिए इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई, डायमेंशन क्या होता है, फिजिकल डायमेंशनल एनालिसिस और इट्स एप्लीकेशंस। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि एरर आया था, इंपॉर्टेंट था, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। लिस्ट काउंट से क्वेश्चन बन सकता है, सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग ऑफ से क्वेश्चन बन सकता है, इसी प्रकार यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब बात कीजिए सबसे पहले डायमेंशन की। डायमेंशन क्या होते हैं? डायमेंशन एक्चुअल में क्या है, पावर है, कुछ नहीं होता। डायमेंशन क्या है, पावर है जो कि किसके ऊपर रेज होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। इसकी मैं डेफिनेशन लिख के आपको समझाऊंगा क्योंकि कई बार आपसे ये बातें पूछ ली जाती हैं, आपको पता होने चाहिए। तो डायमेंशन आर द पावर, बस शॉर्ट में लिखूंगा, आर पावर्स विच रेज टू फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी, टू बेसिक क्वांटिटी। और इसका एग्जांपल भी दूंगा। मान लिया जाए मैं कहता हूं स्पीड, पहले भी आपको बताया था, स्पीड क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेल से पढ़िए, बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु आएगा, नोट कीजिए। डिस्टेंस का हम डिनोट कर सकते हैं एल से। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब हमने 7 फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी ली थी, उनको मैं सातों को लिख देता हूं एक बार आपके लिए, वो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले हमने ली थी लेंथ, दूसरा हमने लिया था टाइम, मास, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 क्वांटिटी हमने यहां पे कंसीडर की थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। यहां से आपको डायमेंशन भी बनाने सिखाऊंगा। अगर इन सातों की बात करें और इनके डायमेंशन की बात करें, इनके, तो देखिए डायमेंशन, लेंथ के डायमेंशन होते हैं एल, एल से डिनोट किया जाता है इस तरह से, ठीक है। कई बार इस एल की पावर 1 भी लिखा जा सकता है, वैसे भी आप लिख सकते हो। टाइम का डायमेंशन होता है टी, ये आपको याद होनी चाहिए। 7 बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जो आपके सामने लिखी गई हैं। इसकी पहले मैंने यूनिट्स बताई थी पहले लेक्चर में, आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और ऊपर भी आइकन में है, वहां भी डाल दूंगा मैं। इनको क्या कहा था, फंडामेंटल या बेसिक। फंडामेंटल और इसी का दूसरा नाम क्या था, बेसिक। ये क्वांटिटीज थी 7 फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी, जिसकी यूनिट्स के बारे में पहले जिक्र कर चुका हूं। अब डायमेंशन के बारे में जिक्र कर रहा हूं। इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है, ये डायमेंशन फॉर्मूला की बात करते हैं तो लेंथ का एल, टाइम का टी और मास का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। इस प्रकार टेम्परेचर को टी से नहीं के से लिखते हैं क्योंकि टेम्परेचर की यूनिट जो होती है एसआई, वो केल्विन होती है। एमकेएस सिस्टम में टेम्परेचर को केल्विन में मापा जाता है। करंट जो होता है इसको कहीं तो आप आई से डिनोट कर सकते हो और कहीं आप ए से डिनोट कर सकते हो इसके डायमेंशन फार्मूले को। कई बुक्स में आप इसको आई से देख लोगे, कई बुक्स में आप ए से देख लोगे क्योंकि यूनिट होती है एम्पियर
और आई जो हमारा होता है वो करंट को डिनोट करने का जो होता है सिस्टम में होता है, इसलिए हम आई से लिख सकते हैं या ए से। लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडला में कहते हैं, इसलिए इसको हम सीडी से डिनोट कर देते हैं इस प्रकार से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल है, इसको हम इसलिए MOL से डिनोट करते हैं। यूनिट तो क्या है MOLE, पर हम इसको डिनोट करते हैं किससे, MOL से। तो ये 7 बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये सातों जिसको आ गई और इसकी यूनिट्स जिसको पता हो गई, उसका डायमेंशन फॉर्मूला कहीं नहीं अटकेगा। डायमेंशन फॉर्मूला मैंने यहां पे डायमेंशन फॉर्मूला लिखा है, और इससे पहले मैं क्या समझा रहा हूं, डायमेंशन समझा रहा हूं। दोनों में फर्क क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, जिसमें एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी है, कौन है फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, ये सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है ये, और दूसरी तरफ इनके डायमेंशन है, इसलिए इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, डायमेंशन फॉर्मूला बना दिया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसके एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी तरफ आपका डायमेंशन हो, उसको डायमेंशन फॉर्मूला बना दिया है, ये पूरा डायमेंशन फॉर्मूला बन गया है। और डायमेंशन क्या होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। डायमेंशन पावर होती हैं जो रेज करती हैं किस पे, बेसिक क्वांटिटीज पे। कैसे, देखिए, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला L, अभी अभी बताया, देख लो L है, और टाइम का क्या है, T है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय T। इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1 हो गया। अब क्या लिख सकता हूं मैं, L1 और T की पावर -1, और इसको इस तरह से बंद कर सकते हैं फार्मूले के अंदर। अब इसकी पावर 1 है, ये 1 है, इसी को हमने क्या बोला है, डायमेंशन बोला है। टाइम की पावर -1 है, इसी को हमने क्या बोला है, डायमेंशन। इसी को तो कहा द पावर विच रेज टू बेसिक क्वांटिटीज। अब बेसिक क्वांटिटी कौन है, फंडामेंटल, कौन होगी, लेंथ, और इसके ऊपर कितनी पावर चढ़ी हुई, 1, इसी को क्या बोल दिया, डायमेंशन। इस टाइम के ऊपर कितनी, -1। अब कोई पूछे कि लेंथ के डायमेंशन कितना है, तो हम कहेंगे 1, और टाइम का डायमेंशन कितना है, -1। नोट कीजिए पॉइंट, पेपर में आएगा, क्वेश्चन पेपर में छपेगा, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि डायमेंशन लेंथ का कितना है, 1 है, टाइम का कितना है, -1 है, इस प्रकार से याद रखें। और इसी को कई बार ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, m की पावर 0, L1 और t की पावर -1। पजल करने के लिए है, ये बात एक ही है, क्योंकि m की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। उसको लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं, आप ऐसे लिख लो, आप ऐसे लिख लो, किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। उसी को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे लेंथ का हो गया, टाइम का हो गया। अब क्या है, मैं यहाँ पे आपको अलग अलग क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले बनाने सिखाता हूं। देखिए ध्यान से रखिए कैसे बनाते हैं। ये तो 7 होगी, कौन सी, फंडामेंटल। अगर हमारे पास आ गई फंडामेंटल के अलावा डिराइव्ड, किसकी बात करते हैं हम, डिराइव्ड की। डिराइव्ड कौन होती हैं, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए किसकी मदद लेनी पड़े, इन 7 क्वांटिटीज की मदद को लेना पड़े। अब कहोगे जी ये 7 क्वांटिटी तो ले लिया आपने, वहां पे 2 सप्लीमेंट्री बताई थी, कौन कौन सी बताई थी, एक तो प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल, ये दोनों। इसको किससे डिनोट करते से, थीटा से, इसको डिनोट डी ओमेगा से। दोनों कैसी क्वांटिटी थी, यूनिटलेस, यूनिटलेस। अब देखो थीटा क्या था, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा कौन था, आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क भी लेंथ है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी L, रेडियस है, ये भी डायमेंशन फॉर्मूला में L, इससे क्या हो गया, कैंसिल, इसलिए क्या है, ये डायमेंशन लेस भी है। ये दोनों क्वांटिटी यूनिटलेस भी हैं और डायमेंशन लेस है। वैसे ही आप डी ओमेगा को लिख सकते हो, इसको डी ए, एरिया डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर, और डी ए को क्या लिखा जा सकता है, 4 पाई आर स्क्वायर, भाग में क्या हो गया, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, कौन बच गया, 4 पाई, और 4 पाई कैसा है, एक नंबर है, क्योंकि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, इसलिए क्या बन गया, एक नंबर बन गया, और नंबर का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो सप्लीमेंट्री यूनिट थी, और उसमें कौन कौन आया था सप्लीमेंट्री यूनिट में, एक तो प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल, दोनों के दोनों किस प्रकार के हैं, दोनों के दोनों डायमेंशनलेस भी हैं और यूनिटलेस भी हैं। पर्सन छपा हुआ है, मैंने पहले भी कहा था कि ये पर्सन छपने वाला पर्सन है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। छपा हुआ पर्सन है बच्चा पार्टी, ये यूनिटलेस भी है, डायमेंशनलेस भी है, इसलिए आपको ये याद रखना होगा, ये बिंदु आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। अब चलो हम चलते हैं डिराइव्ड। डिराइव्ड कौन है, डिराइव्ड क्वांटिटी कौन है, वो क्वांटिटी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए किसकी मदद लेनी पड़े भाई, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मदद लेनी पड़े फंडामेंटल की। उसमें सबसे पहला ही आता है एरिया। बेसिक से स्टार्ट करवाता हूं। एरिया क्या होता है, लेंथ गुणा में ब्रेड्थ या फिर लेंथ का स्क्वायर। ठीक है,
अब आप चाहे लेंथ की बात करो चाहे ब्रेड्थ की बात करो, दोनों के दोनों हैं तो डिस्टेंस ही, हैं तो लेंथ ही, इसलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल, इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल। एल गुणा में एल करेंगे तो एल स्क्वायर, और इसको डिनोट करने का तरीका m0 l2 और t की पावर 0, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ये बन गया इस प्रकार से। अगर यहीं पे कोई आपसे वॉल्यूम का पूछे, अब वॉल्यूम क्या होता है आपको सबको पता है, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला अलग अलग तरीके से, लेंथ गुणा ब्रेड्थ गुणा हाइट। अब इसका भी एल, इसका भी एल, इसका भी एल, तो क्या बन गया एल क्यूब। अब आप समझ जाइए इसको कैसे लिखा जा सकता है, m0 l क्यूब और t की पावर 0। हर जगह मैं ऐसे शो करके नहीं दिखाऊंगा, आपको बता दिया, अब आप खुद शो कीजिए। और वॉल्यूम के साथ क्या हो सकता है, आपने पढ़ा होगा 4/3 पाई r की 3, ये वॉल्यूम पढ़ा होगा। 4/3 पाई ये क्या है, ये तो नंबर है, और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, मैं फिर से बता रहा हूं, प्योर नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। यहां कौन बच गया r3, r3 का मतलब l की पावर 3, सेम आ गया। l क्यूब करोगे तो भी यही आएगा। अगला मैं आपको बताता हूं स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगला मैं बताता हूं वेलोसिटी, ये आपको मैं बनाने सिखा रहा हूं, फिर आपको ये यूज करने हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए चाहे डिस्टेंस का हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट का हो, चाहे लेंथ का हो, चाहे ब्रेड्थ का हो, चाहे रेडियस का हो, चाहे आर्क का हो, सभी के सभी क्या है, डिस्टेंस है, और सभी के डायमेंशन फॉर्मूले क्या रहेंगे, एल रहेंगे, एल रहेंगे, डिवाइडेड बाय में टी और डिवाइडेड बाय टी, तो क्या बन के आया एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, बिल्कुल सही। इसके बाद अगला अगर हम बात करें एक्सेलरेशन का, अगला हम बात करेंगे एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो क्या बन गया, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या होगा, टाइम होगा। अब सबसे पहले सभी को किसका पता होना चाहिए, वेलोसिटी का, तब एक्सेलरेशन का पता होगा। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा, एल टी माइनस वन, दैट इज एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाय कौन हो गया, टाइम हो गया। इसलिए क्या बनेगा, एल टी माइनस वन, ये ऊपर लेके जाओ तो एक और माइनस वन, सिंप्लीफाई होके एल टी माइनस टू, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो एक्सेलरेशन कब निकला, जब आपको वेलोसिटी का पता होगा। वेलोसिटी का आपको पता है तो डायरेक्ट रख दीजिए, नहीं पता तो आप फिर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कीजिए, एल बाई टी करके पहले वेलोसिटी का सीखिए। इसलिए कुछ डायमेंशन फार्मूले हैं बेसिक जो आपको याद रहने चाहिए। इसकी जो डिटेल्ड अगर किसी को देखना है, यहां पे मैंने सारी बातें कवर कर दी हैं, मुझे लगता है कि आपको जो है डिटेल देखने की जरूरत पड़ेगी। फिर भी किसी बच्चे को जरूरत पड़ेगी तो प्लेलिस्ट के अंदर हमारे वो डिटेल भी पड़ी हुई है, कंप्लीट जो लेक्चर डिटेल्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। इसलिए साथ दीजिए और सभी तक पहुंच जाए जो बच्चे जिनको जरूरत है। और मैं कहता हूं कि बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बैच लेके आया हूं, शंखनाथ, शंखनाथ ये हमारे जो बैच का नाम है, और जो आप में ऊर्जा जो है प्रज्वलित करता है और आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। और आपके ये जो कुछ लाइक्स हैं, कुछ सब्सक्राइब हैं, कुछ शेयर हैं, ये हमें मोटिवेट करते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपकी प्रॉब्लम हो वो, ठीक है भाई। इस प्रकार से हम कवर करते चलेंगे। अब देखिए इससे आगे अगर हम बात करूं डायमेंशन की, जो मेन मेन बातें हैं वो एक बार कवर कर देता हूं कुछ में, फिर इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ हमें चलना है। देखिए इसके आगे अगर हम बात करेंगे, मान लिया जाए फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर कोई बच्चा जिसको कम फार्मूले याद हैं, अगर वो इस बात से वरीड है तो वरीड होने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि ये पूरा बैच जब हम 50 दिन में करेंगे तो उसमें 11th और 12th के जितने भी फार्मूले हैं सारे कवर हो जाएंगे। अब की बार आपको क्या करना है, ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको सारे फार्मूले याद रखने हैं वन बाय वन करके। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आप अपने फार्मूले भूल जाओ, इसलिए आपको ध्यान रखना है सारे फार्मूले। यहां मुझे याद है इसलिए मैं आसानी से कर पा रहा हूं, आप याद कर लोगे कुछ फार्मूले जो आपको नहीं है तो आसानी से हो जाएगा। अब मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी है, देख लीजिए मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। मैंने ये 7 अच्छे से याद कर रखी है, और उसके बाद जो फार्मूले हैं वो याद रख रखे हैं। और एक्सेलरेशन की कितनी होती है, एल टी माइनस टू। इसलिए मैं कहता हूं कि एरिया, वॉल्यूम, उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन सब के बेसिक फार्मूले आपको याद रहने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। नेक्स्ट वर्क की बात करता हूं मैं। देखो वर्क की बात करो, वर्क डन क्या होता है, दैट इज फोर्स गुणा में डिस्प्लेसमेंट, इस प्रकार। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा, दैट इज एम एल टी माइनस टू,
और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला L। मैंने अभी भी बताया डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो और इसके साथ लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, सभी का क्या कंसीडर करते हैं L। और ये क्या बन जाएगा ML2 एंड T-2। तो ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया, वर्क का। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। देखो, वर्क हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट हो, इन सभी के डायमेंशन फॉर्मूले सेम होते हैं। और ये क्वेश्चन आते हैं कि किस किस का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, आपसे पूछेगा। चाहे तो वर्क है, चाहे काइनेटिक एनर्जी है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे हीट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा, मैं आपकी बॉडी के अंदर झंझनाट हो जाएगी, सारे तैयार रहना इस बात को सुनने के लिए। अगला जो पॉइंट बता रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। एक हम टर्म पढ़ते हैं, किसी को याद नहीं हो तो मैं याद दिला दूं, टॉर्क। टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब इसका फार्मूला देखते हो और वर्क का फार्मूला देखते हो तो आई थिंक एक देखने वाला बच्चा, ध्यान देने वाला बच्चा उसको समझ आएगा कि दोनों डायमेंशन, दोनों के फार्मूले सेम है। ये भी फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसलिए फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ML-T-2 और डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला L। तो क्या बनेगा ML2T-2, दैट इज द फॉर्मूला, जो किसके बराबर है, वर्क का। इसीलिए मैं कह सकता हूं वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, हीट का और साथ में कौन आ गया, टॉर्क, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होता है, सेम होता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला कभी भी वर्क, काइनेटिक, पोटेंशियल और हीट से कंपेयर नहीं करवाएगा। क्वेश्चन पूछने वाला टॉर्क से कंपेयर करवाएगा, जो आपको याद नहीं है। आपको यह बात तो याद है कि वर्क का, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल और हीट के डायमेंशन फॉर्मूले सेम है। आपको पता किसका नहीं है, टो का नहीं पता है। इसलिए आपको टो का भी याद रहना चाहिए कि उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी वर्क के डायमेंशन फॉर्मूले से पता चलता है। अब कहोगे कि सर हमें याद क्यों रखना, हम तो इसको निकाल के देख लेंगे। ऑफ कोर्स आपको निकाल के देख सकते हो, पर आपको याद होगा तो आपका टाइम बचेगा एग्जाम में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर टाइम बचाना बहुत जरूरी होता है। टाइम बचाओगे तो आपके लिए उसका बेनिफिट हो जाएगा, आप दूसरे क्वेश्चन में दे पाओगे। इसलिए कुछ बातें आपको डायरेक्ट जो है कंठस्थ होनी चाहिए। इसलिए दबा के शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए सेशन को। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये बेसिक बातें आपको बता दी हैं, कुछ बेसिक बातें और बताऊं। कई बार क्या कहेंगे कि प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला, प्लांक्स कांस्टेंट का, प्लांक्स कांस्टेंट कौन है, H है। अब इसके चक्कर में पड़ गए, कहां से निकाले, चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि E इज इक्वल टू में H न्यू, न्यू कौन है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और E कौन है, एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला अभी अभी करा, ये लिख रखा, सबको पता है एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला। तो यहां क्या लिखेंगे, ML2T-2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी नीचे, तो फ्रीक्वेंसी नीचे दैट इज H। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/T होता है। तो यहां पे लिख दीजिए इसकी जगह, इसकी जगह क्या, 1/T। अब देखो ये T प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या बन जाएगा, ML2 दैट इज T-1। ये डायमेंशन फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, ये H का बन गया। इस प्रकार आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, आपको पजल कर देंगी। और मैं बता दूं ये नीट में पूछा हुआ प्रश्न है, छपा हुआ प्रश्न है, मैं आपको बता दूं। इसी प्रकार आपके लिए होमवर्क है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के दिखाना। G का डायमेंशन फॉर्मूला, G का डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकाल के दिखाना। ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप निकालिए। होमवर्क नहीं पता चले तो कमेंट में कीजिए, मैं निकाल के आपको सिखाता हूं फिर से। अब देखिए आगे, इसके बाद कुछ बातें और जो आपको पता होनी चाहिए। करंट I इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, Q बाय में T। Q का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज I गुणा T करेंगे। अब करंट तो कौन है, फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी। नहीं याद है तो मैं याद दिला दूं, दैट इज करंट इज ए फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी, जिसको या तो I से डिनोट किया जाता है या फिर A से डिनोट किया जाता है। इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, एज इट इज I, और टाइम को किससे लिखते हैं, T से। इसलिए चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है भाई, Q होता है, याद रखना है, काम आएगा, ठीक है। इस प्रकार से डायमेंशन फॉर्मूला, ये बेसिक बातें मैंने बता दी हैं। उसके बाद देखो डायमेंशन फार्मूले बहुत सारे हैं, निकालना मैंने सिखा दिया, ट्रिक मैंने सिखा दिया, आपको फार्मूला याद, और उसके बाद आप किसी का भी डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है डायमेंशन की, उन एप्लीकेशंस की। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो बेसिकली इसकी क्या है, 4 एप्लीकेशन है। देखिए बेसिकली 4 एप्लीकेशन है, और उन एप्लीकेशंस की मैं शॉर्ट में बात करूंगा, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो आपके काम की बात है मैं वही करूंगा। ज्यादा मुश्किल
या फिर ज्यादा कठिन बातें उनको आसान बनाने का मेरा काम है, और साथ साथ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बातें करेंगे। सबसे पहले है जो इसके एप्लीकेशन है, टू चेंज वन सिस्टम टू अनदर, दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, या टू चेंज करना या कन्वर्ट करना, कुछ भी वर्ड आपको लिख सकते हो। जैसे आपको कोई भी क्वांटिटी किस में दी मिलेगी, कोई भी क्वांटिटी आपको दी मिलेगी एमकेएस में, उसको बदलवा लेगा सीजीएस में, या कोई भी क्वांटिटी आपको सीजीएस में दी मिलेगी उसको आप किस में कन्वर्ट करवा लेगा, एमकेएस में। ठीक है, इसके अंदर हम फार्मूला यूज करते हैं एन इंटू यू इज इक्वल टू में कॉन्स्टेंट। बस बेसिक सी बात है, 1 सेकंड के अंदर आपको सिखा दिया जाएगा, मतलब 2 मिनट के अंदर आपको सिखा दिया जाएगा, बिल्कुल याद रखना। यू तो क्या हो गया, यूनिट, और एन क्या हो गई, वैल्यू। पहले लेक्चर में ये बात कर चुके हैं, जिसने पहला लेक्चर देखा होगा वो ध्यान से समझे। मैंने कहा लेंथ इज 10 मीटर, तो ये मीटर इज यूनिट है जो स्टार्टिंग में मैंने बात की थी, और लेंथ ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये कैसी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये तो हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, और यू क्या हो गया हमारे पास, यूनिट हो गई। ठीक है, किसकी, जिसको मेजर कर रहे हैं, लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो मीटर, टाइम को मेजर करते हैं तो सेकंड आ जाएगा, टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो केल्विन आ जाएगा, जिसको भी मेजर कर रहे हैं वो आ जाएगा। अब इसको फार्मूला लगाने का तरीका होता है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, अब वो क्या करेगा, आपको N1 दे देगा और N2 आपसे क्या करेगा, निकलवा लेगा। कहने का मतलब आपको एमकेएस में वैल्यू दे दी और किस में पूछ ली, सीजीएस में। कैसे, किस तरह से, मान लिया जाए जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मैं इसी से चलता हूं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्थ। ये तो बेसिक हो गई हैं जो आपको पहले से ही पता है। मैं एक नई यूनिट उठा के आपको यहां पे करवा के कन्वर्जन दिखा देता हूं। मान लिया जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये है, ये किसमें है, इसकी वैल्यू एमकेएस में है भाई, एमकेएस में बच्चा पार्टी। और ये किसमें कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, ये कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है सीजीएस सिस्टम के अंदर। कहता है कि इसको एमकेएस से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो कैसे करेंगे उसकी बात है। अब इस पूरी वैल्यू जो कि न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या कहते हैं भाई, एन कहते हैं। मैंने अभी भी बताया कि न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोला जाता है, एन बोला जाता है। तो एन की वैल्यू तो आपके सामने ये रही, और आगे जो बच गई वो यूनिट है, दैट इज यू। ये किसकी वैल्यू है, यू की वैल्यू। ये दोनों बातें आ गई। इसके लिए सबसे पहले आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। मैं इसको यहां से शुरू करता हूं, ध्यान देना। जी की वैल्यू दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दैट इज N1 U1 इज इक्वल टू में N2 U2। ठीक है, हमें N2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, दैट इज N1 U1 डिवाइडेड बाय में U2। इस प्रकार से ये कर सकते हैं। ठीक है, N1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, N1 की वैल्यू बच्चा पार्टी है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ठीक है, कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करके मीटर को सेंटीमीटर में, किलोग्राम को ग्राम में कर सकते हैं, पर हम इस फार्मूले के हिसाब से चल रहे हैं जो इन्होंने बोला है। वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा सा है इसलिए मैं इसको करवा रहा हूं डिटेल में, नहीं तो मैं इसको कम करता, एस्केप कर देता। और ये पता भी होना चाहिए आपको, क्योंकि कुछ बातें ऐसी आएंगी जो डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होंगी। मैं इसलिए करवा रहा हूं, कोई बच्चे सोचेंगे कि जी आप तो नीट के कोर्स में ये क्या थ्योरी करवाने लगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी आएंगी जब मैं न्यूमेरिकल डालूंगा, जब न्यूमेरिकल का सेशन लूंगा तो वहां डालूंगा कि कुछ ऐसी आएंगे आप डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट कर पाओगे उसको, उसके लिए मैं ये सब करवा रहा हूं। ठीक है, तो देखो अब N2 निकालनी, N1 की वैल्यू ये, अब U1 है वो यूनिट है पूरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। इसके लिए हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, किसका, जी का। अब कैसे निकाले कहोगे सर ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया ना, यहीं से ले लो। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है ml t-2। मीटर स्क्वायर मतलब l स्क्वायर, और किलोग्राम स्क्वायर डिवाइडेड बाय में m का स्क्वायर। यहीं से ले लो, इसी से। न्यूटन की जगह फोर्स की यूनिट, मीटर स्क्वायर की जगह l स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर की जगह m स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर जाएगा -2 और ये कितना है +1, कैंसिल होके -1। ये क्या होगा, l क्यूब और t की पावर -2। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया, जी का। जो होमवर्क दिया था वो मैंने निकलवा दिया यहीं पे आपका। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम।
किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब यहीं पे खत्म कर देंगे। n1 n2 की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब किसकी वैल्यू लिखेंगे, सबसे पहले m1। अब इस u1 की जगह कौन लिखेंगे, दैट इज m1 बाय m2, पहला केस, क्योंकि यूनिट है तो पहले न्यूटन है इसलिए। दूसरा L1 बाय L2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और तीसरा T1 बाय T2 टाइम के लिए, तीसरा टाइम के लिए, दैट इज T1 भाग में T2, इस प्रकार से, ठीक है। अब M1 बाय M2, अब देखिए M1 बाय M2, अब हमारे पास U1 तो कौन सा सिस्टम है, MKS, पहले ही बताया पहला सिस्टम MKS है, और दूसरा सिस्टम कौन है, CGS, ठीक है। MKS में किसी भी सिस्टम की वैल्यू किस में होती है, किलोग्राम में, इसलिए यहां पे क्या लिखूंगा मैं, 1 किलोग्राम। और CGS में कितनी होती है, ग्राम में। मैंने आपको समझाया था कि जो यूनिट का सिस्टम होता है, MKS सिस्टम में मास को किलोग्राम में लेते हैं, इसलिए हमने किलोग्राम रखा। CGS सिस्टम में मास को ग्राम में लेते हैं, इसलिए हमने यहां पे क्या रख लिया, ग्राम। पहला स्टेप क्या था, इसको बनाना। दूसरे स्टेप में N2 को निकालना। अब U1 बाय U2 की जगह M1 बाय M2, L1 बाय L2, T1 बाय T2 को लिखना। N1 की वैल्यू आपको पता चल गई, डायमेंशन फॉर्मूला आपने निकाल लिया। यहां पे M1 की वैल्यू क्या लिखी हमने, 1 किलोग्राम, क्योंकि MKS में मास यूनिट किलोग्राम में होती है और CGS में ग्राम होती है। अब M की वैल्यू है कितनी ऊपर, -1 है, तो यहां पे भी क्या लगा दूं, -1। ये जो डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था ना, इसीलिए निकाला था हमने, हमें देखना है कि M की पावर G में कितनी आती है, -1। अब दूसरा हम क्या लिखेंगे, L1 बाय L2। अब लेंथ को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर डिवाइडेड बाय में 1 सेंटीमीटर, क्योंकि MKS सिस्टम में लेंथ को मीटर में कहते हैं और CGS में सेंटीमीटर। अब लेंथ की पावर कितनी है, 3, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, 3। और तीसरा आ गया टाइम, टाइम को सेकंड में ही लिखते हैं, चाहे MKS सिस्टम हो चाहे CGS सिस्टम हो, और इसकी पावर कितनी है, -2, तो यहां क्या लगा दिया, -2, इस प्रकार से। अब आगे देखिए क्या होगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और क्या हो जाएगा, किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000। क्यों लिखा, क्योंकि किलोग्राम में नहीं रखना, अब उसको किस में कन्वर्ट करना, ग्राम में, CGS में, डिवाइडेड बाय में ग्राम, और इसकी पावर कितनी है, -1। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय में 1 सेंटीमीटर, यहां भी सेंटीमीटर, इसकी पावर 3। सेकंड से सेकंड कैंसिल, दोनों की पावर सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए खत्म हो गया। 6.67 इंटू 10⁻⁻11, इसका नीचे करूंगा तो प्लस का हो जाएगा, देखो -1 है, इसको नीचे लेके आऊंगा 1/1000, तो प्लस का हो जाएगा। गुणा में 100 की पावर 3, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 10⁻6। इसको कैंसिल करेंगे 1 2 3, तो यहां कितनी बचेगी, 6 में से 3 कैंसिल होकर 3 बच जाएगी। अब 10⁻⁻11 में से 10⁻3 को माइनस करोगे तो 6.67 इंटू 10⁻8, 10⁻8 किस में कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट हो गई है डाइन में, सॉरी, किसमें कन्वर्ट हो गई है, डाइन। देखो पहले क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, इस प्रकार से आपको कन्वर्जन करना है। ये कन्वर्जन का तरीका होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले आपको ये फार्मूला अप्लाई कीजिए, N2 को निकालना है, N1 की वैल्यू आपको यहां से पता चल गई, इससे आप डायमेंशन फार्मूला निकाल लीजिए, जो आपके बाएं हाथ का खेल बन चुका है। फिर ये लिख लीजिए परमानेंट फार्मूला, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, M1 बाय M2, L1 बाय L2, T1 बाय T2। M1 को जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम था तो 1 किलोग्राम, 1 मीटर 1 सेकेंड, फिर CGS की लिख लिया नीचे, किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दिया, 1 किलोग्राम में 1000, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, सेकंड का सेकंड, और जो भी पावर डायमेंशन की आई हुई है, पावर्स निकाल ली, डायमेंशन निकाल लिए, तो वो ऊपर रखते जाओ और सोल्व कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। अब दूसरा आपके पास एप्लीकेशन, ये तो पहली थी, टू चेक करेक्टनेस, जैसे कि इक्वेशन बता दूं, v इज इक्वल टू u प्लस 80, ये इक्वेशन 10वीं 9वीं क्लास में आपने सुन ली होगी। इसकी करेक्टनेस को चेक करना है। करेक्टनेस का मतलब क्या है, इसका डायमेंशन फार्मूला, v का डायमेंशन फार्मूला u के बराबर भी होना चाहिए और a और t के बराबर। अगर इन तीनों का डायमेंशन फार्मूला एक दूसरे के इक्वल है तो इक्वेशन करेक्ट है, अन्यथा वो करेक्ट नहीं है। देख लीजिए ये कौन है, वेलोसिटी है, दैट इज lt-1, ये भी तो वेलोसिटी है, इसका भी lt-1। ये कौन है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है lt-2, और टाइम का t, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना बचेगा, lt-1।
तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल है, इसलिए इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। अब यहां पे ये क्यों बताया, ये तो जी हमें पता है। एक बात है यहां पे है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस प्रिंसिपल ने बताया था कि जिसमें सभी का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल होगा, पहली का दूसरी के, दूसरी का तीसरी के बराबर होगा, उसी के अंदर आपकी जो इक्वेशन है वो करेक्ट होगी। इसको बताने वाला कौन है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छपा हुआ प्रश्न है कि इक्वेशन को करेक्ट या अनकरेक्ट बताने के लिए किस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, तो उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसको छपा हुआ प्रश्न है, इस बिंदु को याद रखे, बच्चे छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट इज v और u का और at का। अब इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, इसको क्यों करवाया है, ये न्यूमेरिकल में पता चलेगा। इन सब के बेनिफिट आपको न्यूमेरिकल में मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटीड बात बता देता हूं। करेक्टनेस चेक हो गई। अब अगली जो एप्लीकेशन आती है वो रिलेशनशिप बनाना, टू मेक रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। ये थर्ड एप्लीकेशन है। फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप को बनाने का जो तीसरा एप्लीकेशन है उसी को हम क्या कहते हैं, इसकी थर्ड एप्लीकेशन कहते हैं। इसको डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने सुना होगा फार्मूला टाइम पीरियड इज इक्वल टू में 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी। इसको बनाना आना चाहिए आपको, ये बनवाते हैं, पर इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, इसलिए मैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट में ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैंने आपको बता दिया है कि आपको ये पता होनी चाहिए। चौथी एप्लीकेशन क्या है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो एप्लीकेशन है टू चेंज बेस क्वांटिटी, टू चेंज बेस क्वांटिटी। यहां से प्रश्न आता है भाई, यहां से प्रश्न आता है और यहां से प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं कहता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। यहां से प्रश्न पूछा गया है नीट के अंदर, बार बार फ्रीक्वेंटली कुछ टाइम इंटरवल के अंदर पूछा गया है, इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है टू चेंज द बेस क्वांटिटी। मतलब अभी तक हमने क्या किया था, 7 क्वांटिटी को फंडामेंटल माना था। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके अलावा हम क्या कर देंगे, अपनी तरफ से बोल देंगे, हम उन 7 में से नहीं, हम इस क्वांटिटी को फंडामेंटल मान रहे हैं। अब बताओ इसका डायमेंशन फार्मूला। जैसे कि मैं कह दूं एनर्जी और फोर्स और मास, ये तीनों की तीनों क्या है, इसको E से डिनोट कर दिया, इसको F से डिनोट कर दिया, इसको मास से डिनोट कर दिया। ये तीनों की तीनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब कहोगे सर ये तो होती नहीं, 7 होती है, लेंथ मास टाइम नहीं। हमने एक क्वेश्चन में बोल दिया, हमने क्वेश्चन में बोल दिया कि एनर्जी फोर्स और मास तीनों के तीनों को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया। अब किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दो, वेलोसिटी का निकाल दो। अब ये जो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आना चाहिए वो किसकी टर्म में आना चाहिए, इन तीनों की टर्म में आना चाहिए। कहने का मतलब ये है, तो इसलिए तो लिखा टू चेंज द बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी को चेंज कर दिया। पहले 7 थी, 7 के अलावा हमने 2 कंसीडर कर ली, एनर्जी फोर्स और मास, तीनों को फंडामेंटल मान के, फंडामेंटल क्वांटिटी मान के, और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। अब इसके लिए कैसे करना, देखिए इसके लिए आपको ऐसे करना है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला याद रखिए, दैट इज ml2t-2। सबको पता है, नहीं पता निकाल सकते हो, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का सबको पता होगा, दैट इज F ml-t-2 होता है। इसमें डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी का आ जाएगा। तीसरा मास का डायमेंशन फॉर्मूला m होता है। हमें किसका निकालना, वेलोसिटी का, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, L-t-1। मैं इसको साफ कर देता हूं, आपको पता चल गया यहां से। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि दैट इज वेलोसिटी इज L-t-1, ये होता है। अब इस v में L और T नहीं आने चाहिए। मुझे कौन कौन रिव्यू जो है खत्म करने हैं, L और T दोनों खत्म करने हैं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज L बाय में T। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, चेंज करते हैं, दैट इज E और इसके बटे में क्या कर दें, F कर दें। ठीक है, E बटे F करेंगे तो ये डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट इज ml2, दैट इज t-2 और डिवाइडेड बाय में ml-t-2 हो गया। अब इससे ये कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट, एक l से l कैंसिल आउट, तो E डिवाइडेड बाय में F किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया भाई, L का। ठीक है, इसको फर्दर कैसे लिखा जा सकता है, E F की पावर -1, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है,
अब हमने क्या माना, E और F-1 ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, L का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। L की जगह हम ये फाइंड आउट ये इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो हमने बेसिक क्वांटिटी माननी पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे दो ही लिया है, तो बेसिक क्वांटिटी में हमने कौन कौन लिया था, एक तो एनर्जी ली थी, एक फोर्स लिया था, और एक मास m को लिया था, और तीसरा हम यहाँ पे किसको मान लेते हैं, चौथा हम टाइम को। ये चार क्या हो गए, फंडामेंटल। जनरली ये फंडामेंटल में नहीं आता है, फंडामेंटल में एनर्जी और फोर्स नहीं आते, मास और टाइम तो आते हैं, पर हमने अपनी तरफ से एनर्जी और फोर्स को कह दिया ये फंडामेंटल है, और उसके बाद वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लिया। देखिए अब क्या होगा, दैट इज v। L की जगह क्या रखूं, ये वाली क्वांटिटी, दैट इज E F-1, और T को ऊपर लेके जाऊंगा तो T-1, ये डायमेंशन फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। क्योंकि मैंने कुछ क्वांटिटीज को मिस कर दिया था बीच में, कोई बच्चा सोच रहा होगा कि आपने पहले तो कहा था कि टी को आप हटाओगे, पर हमने कुछ बेसिक क्वांटिटीज को रिमूव कर लिया पहले ही इस क्वेश्चन को छोटा बनाने के लिए, इसलिए हमने टी को मानना पड़ेगा फंडामेंटल में। जब आपके पास प्रश्न आएगा, कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम इसके अंदर करेंगे। आपको मैंने ये समझा दिया, देखो वेलोसिटी के फार्मूले में एल और टी आता है, पर यहाँ पे कौन आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, इसलिए हमने फंडामेंटल के बेस को चेंज कर दिया, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम प्रैक्टिस सेशन में भी आपको करवाएंगे इस प्रकार। अब क्या है, इसकी डायमेंशन जो एनालिसिस हम कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम की कुछ एरर होती है, या इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जिसके आप लिमिटेशन की बात कर सकते हो, इसको लिमिटेशन भी बोल सकते हो। इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसको याद रखना बहुत जरूरी है। पहली लिमिटेशन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल या फिर साइन, कोसाइन, या जिसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल दो, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे के सारे क्या हैं, डायमेंशनलेस हैं, सारे के सारे क्या हैं भाई, डायमेंशनलेस है। पहली ड्रॉबैक, और जिसका फायदा भी हम उठाएंगे, ड्रॉबैक भी है और इसका फायदा भी हम उठाएंगे। कैसे फायदा उठाएंगे उसका एग्जांपल देता हूं। मान लिया लिख दिया y इज इक्वल टू मैं e पावर a इंटू टी, ऐसा आपके सामने लिख दिया, और कह दिया कि a का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दीजिए, ए का क्या निकाल दीजिए, डायमेंशन। लिमिटेशन मान लो, और इसके साथ साथ मैं आपको इसके जो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, वो बता रहा हूं, फिर बाद में हम इसको करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ऐसा लिख दिया। अब ये कौन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर at, और a का उन्होंने क्या पूछ लिया, डायमेंशन फॉर्मूला। अभी अभी पढ़ा कि a t जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो डायमेंशनलेस है, मतलब a t किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। डायमेंशनलेस का मतलब 1 के बराबर मान के चलना है, तो a किसके बराबर हो जाएगा, 1/t, और इसको सोल्व करेंगे तो t की पावर -1, इस प्रकार से याद रखना। दूसरा एग्जांपल इसी का, दूसरा एग्जांपल मान लिया जी यार, y लिख दिया, y इज इक्वल टू मैं a साइन bt, ये लिख दिया। अब क्या कह रहा है कि b का डायमेंशन फॉर्मूला बता दीजिए, क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस bt को डायमेंशनलेस मानेंगे, क्योंकि आपके सामने लिखा है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस, इसलिए bt किसके बराबर हो गया, 1। तो यहां पे b इज इक्वल टू 1/t, फिर से इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, t-1 आ गया। इसलिए मैं कहता हूं कि इसकी पहली जो एप्लीकेशन की लिमिटेशंस हैं, उस लिमिटेशन का हमने क्या कर लिया, फायदा उठा लिया, और इस प्रकार से हमने इसके ऊपर काम किया है। अब दूसरी लिमिटेशन ये है कि जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं, जो बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर द रूट L बाय Z, ठीक है। इस रिलेशनशिप में 3 से ज्यादा, अगर मोर देन 3 क्वांटिटीज हैं, तो रिलेशनशिप डिराइव नहीं होगा। देखो इसमें 3 है, T, L और G, ये तो कांस्टेंट। केवल 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो रिलेशनशिप ड्राइव कर पाते हैं, 3 से ज्यादा का रिलेशनशिप हम जो है डिराइव नहीं कर पाते हैं, पहली। दूसरी बात, अगर आपको कह दे रिलेशनशिप ड्राइव कीजिए v इज इक्वल टू u प्लस at, इसकी करेक्टनेस तो चेक कर सकते हैं, पर डिराइव नहीं कर सकते, ना प्लस में कर सकते ना माइनस में कर सकते,
केवल किस में कर सकते हैं? मल्टीप्लीकेशन में। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट बिंदु है। पहली बात, 3 से ज्यादा क्वांटिटी है तो रिलेशनशिप को डिराइव नहीं कर सकते हैं। अगर सम में है, सब्सट्रैक्शन में है या प्लस में, एडिशन में है तो भी रिलेशनशिप डिराइव नहीं होगा। केवल और केवल मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में आया तो रिलेशनशिप डिराइव हो जाएगा। जैसे L बाय जी, यहां पे तो क्या था? डिवीजन में। और टाइम पीरियड, ये सब की सब बातें क्या है? 3 क्वांटिटी डिवीजन में और दूसरा मल्टीप्लीकेशन में तो रिलेशनशिप डिराइव हो जाएगा। प्लस में या माइनस में रिलेशनशिप डिराइव नहीं होगा। ये इसकी एक बहुत बड़ी, एक एक में 2 2 3 3 बता रहा हूं मैं आपको, ये सारी बातें बता रहा हूं। चौथी बात, मैंने कहा था कि एनर्जी का और टॉर्क का दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो गया। अभी अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो एनर्जी है और जो टॉर्क है दोनों के डायमेंशन फॉर्मूले क्या हो गए? सेम। इसका मतलब डायमेंशन फॉर्मूला एक यूनिक क्वांटिटी नहीं है। यूनिक क्या होता है? एक ही वैल्यू। यहां पे क्या शो कर दिया? एक से ज्यादा क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो सकता है। दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? सेम है। तो इसने शो कर दिया कि एक से ज्यादा डायमेंशन क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो सकता है। अब मैं एक बात बोलता हूं, एक से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा जो क्वांटिटी है उनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो सकता है? सेम। पर एक क्वांटिटी का एक से ज्यादा डायमेंशन फॉर्मूला नहीं हो सकता। एनर्जी का केवल एक ही डायमेंशन फार्मूला हो सकता है, 2 डायमेंशन फार्मूले नहीं हो सकते। बट 2 क्वांटिटी के एक डायमेंशन फार्मूला हो सकता है। यह बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझे इस बात को। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक से ज्यादा, जैसे कि एनर्जी और टो, दोनों का डायमेंशन फार्मूला क्या है? सेम है। पर एक क्वांटिटी का एक ही डायमेंशन फार्मूला होगा, दूसरा नहीं हो सकता। एक क्वांटिटी का एक ही डायमेंशन फार्मूला होगा, दो नहीं हो सकते। पर दो क्वांटिटी के सेम डायमेंशन फार्मूले हो सकते हैं, ऐसी बात हम कह रहे हैं। इसके बाद कुछ क्वांटिटीज क्या है? यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस है क्यों है? इसका रीजन भी ये नहीं दे सका। कुछ क्वांटिटी क्यों यूनिटलेस है, क्यों डायमेंशनलेस है, इसके बारे में भी इसने जिक्र नहीं किया। लिमिटेशन बहुत जरूरी है, बहुत सारे प्रश्न इसके ऊपर पूछे जाते हैं, इसलिए लिमिटेशन को आपको साथ साथ कवर करना है। क्यों यूनिटलेस है, क्यों डायमेंशनलेस है, उनके बारे में भी वो पता नहीं कर पाए हैं। ये डायमेंशन की जो एप्लीकेशन है इसके बारे में जिक्र नहीं कर पाए हैं। कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं, कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं जिनके डायमेंशन फॉर्मूले हैं, जैसे कि जी हो गया, जैसे कि प्लांक्स कांस्टेंट हो गया, तो इन सभी के डायमेंशन फॉर्मूले हैं। बट कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं जिनका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं है। तो इस बात का भी ये बात नहीं बता पाया कि कुछ के डायमेंशन फॉर्मूले हैं, कुछ के क्यों नहीं है, ये नहीं बता पाया। कुछ क्वांटिटी यूनिटलेस है पर डायमेंशनलेस नहीं है, कुछ क्वांटिटी डायमेंशनलेस है यूनिटलेस नहीं है, ऐसा भी ये नहीं बता पाया। इसके बाद ई और टोर, दो क्वांटिटी का सेम डायमेंशन फॉर्मूला है, क्यों है नहीं बता पाया। और एक क्वांटिटी का एक ही डायमेंशन फॉर्मूला होता है। रिलेशनशिप ड्राइव करते हैं तो 3 से ज्यादा की क्वांटिटी का रिलेशनशिप नहीं बना सकते, पर जब अगर वो रिलेशनशिप प्लस या माइनस में आ गया तो भी नहीं ड्राइव कर सकते, केवल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कर सकते हैं, ये बता दिया। इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसमें कंसीडर किया जाएगा? उसको डायमेंशनलेस माना जाएगा, उसके किसके इक्वल माना जाएगा? 1 के इक्वल। इस प्रकार से न्यूमेरिकल में आपको ये क्या करेंगे? मदद करेंगे। ठीक है भाई। इसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है लास्ट में, जो एरर से ही रिलेट होके आता है। ये एग्जांपल शुरू हो जाएंगे, इससे पहले मैं आपको एरर से ही रिलेट करके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं जो आपके लिए क्वेश्चन का बल्क लेके आएगा, क्वेश्चन लेके आएगा, और जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एरर से रिलेटेड। और उसके बिल्कुल सीधी ट्रिक आपको मैं बताऊंगा, और उसी ट्रिक की मदद से आप इसके अंदर जो है नंबरों का पहाड़ इकट्ठा कर सकते हैं। बस आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर मुझे एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे मुझे आगे बढ़ने की क्षमता मिलती है, तो इसलिए वो करते रहिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही खाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन में एरर, एडिशन में। ठीक है, दैट से मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, अब जो x के अंदर एरर हो सकती है वो हो सकती है डेल्टा x। कैसे पता चले? वही बात, x की ये कौन सी वैल्यू है? ट्रू, दैट इज ट्रू वैल्यू, माइनस में x0 जो कौन है? मेजर्ड वैल्यू। इसी से तो एरर निकलता है। एरर निकालने का तरीका क्या होता है? जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसमें से मेजर्ड वैल्यू घटा दो,
हमारे पास क्या आ जाएगी, एरर, जिसको हम किससे लिखते हैं, डेल्टा एक्स से। इसी प्रकार एरर जो है डेल्टा ए किसके अंदर होगी, ए के अंदर, और डेल्टा बी किसके अंदर होगी, बी के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। मैंने पहले ही बताया था एरर निकालने का तरीका क्या होता है, दैट इज डेल्टा एक्स, जो ट्रू वैल्यू है या एक्चुअल वैल्यू, उसमें से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दीजिए। इसी प्रकार ए के अंदर एरर होगी डेल्टा ए और बी के अंदर एरर होगी डेल्टा बी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। अब हमारे पास क्या दे दिया, क्वेश्चन आपके सामने ये जो है इकट्ठा होके आ गया और उन्होंने बोल दिया कि दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसमें एरर को ज्ञात कीजिए। इसमें एरर ज्ञात करने का तरीका है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये टोटल एरर है। कैसे पता चली, x के अंदर एरर कितनी हो सकती है, डेल्टा x। डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल, एरर हमेशा स्मॉल होती है, बड़ी नहीं होती। एक बार ये क्वेश्चन सबके आया था कि एरर कैसी हो सकती है, स्मॉल, बड़ी, मीडियम या इनमें से कोई नहीं। तो एरर हमेशा कैसी होती है, स्मॉल होती है। इस प्रकार से a के अंदर डेल्टा a और b के अंदर क्या हो सकती है, डेल्टा b, ठीक है। इसके बाद अगर हमें फ्रैक्शनल एरर निकालनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, डेल्टा x भाग में x। फ्रैक्शन तो ऐसे ही निकालना सिखाया था मैंने, 4 बताई थी ना, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर जिसको रिलेटिव कहते थे, और उसके बाद परसेंटेज। तो डेल्टा एक्स बाय एक्स और डेल्टा ए बाय ए और प्लस डेल्टा बी बाय बी, ऐसे लिखना है। ये फ्रैक्शनल एरर हो गई आपकी। परसेंटेज एरर कोई कहेगा तो गुणा में कितना करना, 100, बस। गुणा में 100, बस हो गया आपका काम खत्म। इस प्रकार ये परसेंटेज एरर, ये फ्रैक्शनल एरर और ये टोटल एरर उसके अंदर। अगर यही मैं सब्सट्रैक्शन में बात करूं, सब्सट्रैक्शन में तो क्या होगा, दैट इज x इज इक्वल टू मैं a माइनस बी। एरर कभी भी माइनस नहीं होती, हमेशा ऐड होती है। इस बात को याद रखना, यहां पे भी फार्मूला सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, एरर कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं होती है। जहां गलती करते हैं बच्चे, याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां के मिस्टेक करते हैं, इस पॉइंट पे आके मिस्टेक करते हैं, a माइनस बी देख के क्या करते हैं, यहां माइनस का साइन लगा देते हैं। मैं फिर से बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी यहां एरर में माइनस नहीं होता, एरर हमेशा प्लस होती है। चाहे वो एडिशन का केस है, चाहे वो सब्सट्रैक्शन का केस है, प्लस माइनस को आपको नहीं देखना है, हमेशा एरर को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। फिर फ्रैक्शनल एरर भी सेम फार्मूला, डेल्टा एक्स बाय एक्स दैट इज डेल्टा ए बाय में ए और प्लस डेल्टा बी बाय में बी, कभी भी चेंज नहीं होगी। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के दोनों के फार्मूले सेम होते हैं। एरर कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं होती, ऐड होती है, प्लस होती है। बच्चा पार्टी में फिर से बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, हमेशा एरर क्या होती है, प्लस होती है, कभी भी माइनस नहीं होती है। यही बात यहां आपको समझाना चाहता हूं। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन तीसरा पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन का मतलब y इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब y में एरर कितनी हो सकती है, डेल्टा y, इसमें कितनी हो सकती है, डेल्टा a, इसमें कितनी हो सकती है, डेल्टा b। अब हम इसकी फ्रैक्शनल एरर निकालें तो दैट इज डेल्टा y बाय y इज इक्वल टू में डेल्टा a बाय में a और प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा b बाय में b। सेम फार्मूला इसी तरह से निकलेगा, कोई चेंज नहीं, इसी तरह से निकलेगा। डिवीजन में भी यही रहेगा फार्मूला, कोई चेंज नहीं आएगा। दैट इज y इज इक्वल टू a बाय में b। इसकी भी एरर निकालोगे तो डेल्टा y बाय y, कोई चेंज नहीं है, डेल्टा y बाय y दैट इज डेल्टा a बाय में a प्लस डेल्टा b बाय में b। बिल्कुल ये फार्मूले सारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं आना है फार्मूले के अंदर। आपको क्या मिलेगा, ये फार्मूले यहां नहीं मिलते, ये फार्मूले यहां नहीं मिलते जनरली। ये जो आपको ये फार्मूले दिखाई दे रहे हैं ये आपको नहीं मिलते हैं यहां पे, आपको केवल इस एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ये मिलेगा और ये मिलेगा। ये दो फार्मूले आपको दिखाई देंगे, बस ये हो रही है। बस सीधा ऐड कर दीजिए एरर को, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, जनरली ये मिलते हैं। इसके बावजूद आगे बढ़े तो आपको सिखा दिया गया है। इसी प्रकार इसके अंदर ये फार्मूले सबसे ज्यादा चलते हैं, ये फार्मूले सबसे ज्यादा चलते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन का सेम फार्मूला है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का सेम फार्मूला होता है, ये आपको याद रखने। इससे भी इंपॉर्टेंट फार्मूला एक्सपोनेंशियल का, मान लिया जाए y इज इक्वल टू ए की पावर m और b की पावर n, या फिर a की पावर m और b की पावर n इज इक्वल टू y।
इसके लिए कैसे सोल्व करोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखे। मजेदार तरीके से मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, कुछ भी नहीं करना, वही सेम, दैट इज डेल्टा वाई बाय वाई लिखे। बस फर्क क्या है, जो पावर ऊपर आई है उसको आगे लिख दे, डेल्टा ए बाय में ए, और प्लस एन डेल्टा बी बाय में बी। कुछ नहीं करना, जो उसकी पावर है उसको आगे लिखते बस, और कोई काम नहीं करना। सिमिलरली यहां पे होगा, चाहे आप मल्टीप्लीकेशन में चल रहे हो चाहे आप डिवीजन में चल रहे हो, तो आपका दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है। m को आगे ले आओ डेल्टा a बाय में a, और प्लस में n को आगे ले आओ डेल्टा b बाय में b। कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। एरर हमेशा प्लस होती है, प्लस होती है, एरर हमेशा प्लस होती है, कभी भी माइनस नहीं होती, बस इसका ध्यान रखना है। ये एक्सपोनेंशियल पावर वाली टर्म थी जो मैंने आपको सिखा दी। अब इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको ये समझा देता हूं, जो सिंपल सिंपल। एक बार क्वेश्चन आया था, y इज a की पावर 3, b की पावर 4, c की पावर 1/3 और d की पावर स्क्वायर, और कह दिया जो एरर है, जो एरर है a के अंदर 1% है, b के अंदर 2% है, c के अंदर 3% है, और d के अंदर 4% एरर है। अब परसेंटेज एरर दे दी, फ्रैक्शनल एरर के बाद परसेंटेज निकालना सिखाया था। इसके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, इसके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो क्या बन जाएगी वो, परसेंटेज एरर। बस, कोई चेंज नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता। फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर में कोई फर्क ही नहीं है। अब कैसे करेंगे, ये देखो एक्सपोनेंशियल का है, मल्टीप्लीकेशन भी आ गया और डिवीजन भी आ गया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो कैसे लिखेंगे, दैट इज डेल्टा वाई भाग में वाई। अब देखो ये 100 तो इस 100 से कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए इसको फ्रैक्शनल बोलो चाहे परसेंटेज, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इक्वल टू, इस 3 को आगे लो, दैट इज 3 गुणा में डेल्टा ए बाय ए, प्लस इस 4 को आगे लीजिए, ये ले लिया डेल्टा बी बाय बी, प्लस इस 1/3 को आगे लीजिए, दैट इज 1/3 डेल्टा बी, सॉरी सी आएगा भाई, सी आएगा, दैट इज डेल्टा सी बाय सी। इसके बाद इस 2 को आगे लीजिए, प्लस में 2 इंटू डेल्टा डी बाय डी। ठीक है, कुछ काम नहीं करना। तो इसके अंदर एरर कितना, दैट इज 3 गुणा में डेल्टा ए बाय ए के अंदर कितना एरर दे रखा है, 1%। ये परसेंटेज एरर ही तो है फ्रैक्शनल के बाद, 1 प्लस 4, बी के अंदर कितना दे रखा है 2%, प्लस 1/3, सी के अंदर कितना दे रखा है 3%, और गुणा में 2, डी के अंदर कितना दे रखा है 4। ठीक है, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहां पे कितना बच गया, 3 प्लस 4 दूनी 8, प्लस 1 प्लस 4 दूनी 8, टोटल कितना हो गया, 8 और 8 16, तो 19 और 1 20%, तो टोटल कितना हो गया भाई 20%। इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। अब इस सेशन को और लंबा नहीं खींचते हैं, इसके नीचे जो भी न्यूमेरिकल हैं और इसके जो भी प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल है, सारे का क्वेश्चन इकट्ठा किया मैंने। कुछ न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर और कुछ न्यूमेरिकल ऐसे जो आपको पता होने चाहिए और पेपर में आते हैं, उनके कैसे शॉर्टकट से निकालोगे और कैसे क्या करोगे, वो आपको सारा यहां पे मिलेगा। अब ये थ्योरेटिकल पार्ट और उसके साथ कैसे कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वो सारी बातें हमने कर ली हैं। उसके बाद इसके जो बेसिक न्यूमेरिकल हैं, एडवांस तक के न्यूमेरिकल है, सारी बातें मैं आपको करवाऊंगा। अब आप जो है, आपका कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।